एक वृत्त, और उस अच्छा वृत्त होगा तो उसकी त्रिज्या भी होगी, है ना। तो एक सर्कल जिसकी रेडियस मान लो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ध्यान देना, वृत्त के सवाल दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक तो त्रिज्या के सापेक्ष और एक टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना। और अब उन्होंने पूछा कि इसका क्षेत्रफल त्रिज्या के सापेक्ष किस रेट से बदलेगा, ये आएगा वस्तुनिष्ठ। तो इसका त्रिज्या के सापेक्ष अगर मैं अवकलन कर दूं तो पाई आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, और आर का मान कितना रखोगे 10, तो जो हो गया 20 पाई। इकाई क्या लिखोगे, क्षेत्रफल की लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर बटे माने प्रति, टीआर माने सेंटीमीटर, ठीक है। काटा पीटी कुछ नहीं करनी, जैसे कि ऐसी छोड़नी। तो तुम्हें एक शॉर्टकट बता रहे हैं, वस्तुनिष्ठ में अगर मान लो यहाँ 6 है तो आंसर क्या लिख देना 12 पाई, 5 है तो क्या लिख देना 10 पाई, ठीक है। तो इसका डबल कर दिया करो, सीधी सीधी रेडियस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब चलो इंपॉर्टेंट सवाल करवाते चले जाएं जो आ रहे हैं। तो सुनो, ये है तुम्हारा उदाहरण पहला, यूनिट 6। कौन सी यूनिट बता रहे हैं सबसे पहले, यूनिट 6। इसका उदाहरण पहला, उसमें त्रिज्या दी है, आर की जगह क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर की जगह मैं 5 रख दूंगा तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा 10 पाई, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, अगर जैसे मान लो जी वस्तुनिष्ठ आ गया तो त्रिज्या 5 है तो उत्तर 10 निकलेगा, पाई के सापेक्ष त्रिज्या के सापेक्ष d/dr, ठीक है। तो इस तरह का कुछ कैसे, जैसे मैंने एक क्यूब बनाया, क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में हिंदी में बोल दिया, मैं इंग्लिश में समझा रहा हूं, ठीक है। किताब सभी के पास है ही, एक घन क्यूब। अच्छा ये बताओ तुम लोग, अगर ये क्यूब होगा तो स्टार्टिंग में इसकी कुछ तो लेंथ होगी, है ना। तो इन्होंने लेंथ ए कितना दिया 10 सेंटीमीटर, घन के कोर की लंबाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तथा चलो हिंदी इंग्लिश को तो दोनों ही चलेगी, दोनों मीडियम के बच्चे हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं इंच, हिंदी में कोर, ठीक है। अब मान लो ये रबड़ का है ना, और मैं इसमें हवा भर रहा हूं, और हवा 1 सेकंड में कितनी भर रहे हैं 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, 9 की जगह अगर 1000 होता है तो इसका मतलब 1 सेकंड में वो 1 लीटर पानी चला जाएगा उसमें। तो अपन भरेंगे तो सीधी सी बात है, इसकी कोर भी बढ़ेगी, इसकी लेंथ ऑफ एज बढ़ेगी, लेंथ ऑफ एज बढ़ेगी तो इसका शेप भी बढ़ेगा, शेप बढ़ेगा इसका मतलब इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे, निकालना क्या है इसमें ds/dt, पृष्ठ क्षेत्रफल a बराबर 10 सेंटीमीटर पर क्या होगा, सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें आयतन का सूत्र लगाना पड़ेगा। क्यों, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन अंग्रेजी में क्या लिख दोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सब लोग लिख देंगे इसे तो भाई। अब इसको लिख दो टी के सापेक्ष, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, dv/dt कितना आ जाएगा 3a² dA/dt, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मान रख दो, dv/dt का मान कितना है 9, क्यों, ठीक है। और 3 a कितना है 10 और dA/dt
तो dA अपॉन dt अभी हल नहीं करना है, जैसा का जैसा लिख दो 9 और बटे में आ जाएगा कितना 100, तो इतना आ जाएगा। हाँ, अब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a², क्योंकि हर एक साइड इसकी क्या होती है? वर्गाकार। हर एक साइड मतलब इसका हर एक फेस क्या होता है? वर्गाकार, स्क्वायर टाइप का। कितने फेस होते हैं इसमें? 6 पृष्ठ होते हैं। तो 6, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a वर्ग, तो 6 पृष्ठ का 6a वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल, हाँ, s बराबर 6a²। इसे t के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, है ना, t के सापेक्ष अवकलन। तो ds अपॉन dt 6a² का हो जाएगा 2a, da अपॉन dt 6, 2a का मान 10, da माने da बटे dt का मान ये पूरा 300। क्यों? ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 1 0 से 1 0 काट दो, 3 से ये 10 बार काट दो, 3 तरफ 9, और ये 2 से काट दो, 2 पंजे, तो 6 18 बटे 5, 6 18 बटे 5 माने कितना आ जाएगा? 5 3 15 35, सही। तो ये आ गया तुम्हारा ds dt 3.6 इकाई। तो यूनिट कैसे लिखेंगे? यूनिट नहीं लिखी तो 1 नंबर कट जाएगा, ध्यान रखो। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और डिवाइड माने पर, dt माने सेकंड। बस इस तरह से उत्तर को बॉर्डर में लिख आना। बताओ, हो गया? एक सुनो, क्वेश्चन क्या है? जैसे शांत झील, वेट लेक होती है ना, शांत झील में अगर अपन पत्थर फेंके तो वो गोल गोल तरंगे बनती है ना, वृत्तीय तरंगे, है ना, सर्कुलर रिपल्स बोलते हैं इनको, सर्कुलर वेव्स बोल सकते हैं। तो सर्कुलर वेव्स का एरिया दे दिया है उन्होंने 1 सेकंड में 4 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या बढ़ रही है, सॉरी, उसकी त्रिज्या 1 सेकंड में कितनी बढ़ रही है? 4 सेंटीमीटर, माने त्रिज्या के बढ़ने की दर है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और जब वृत्त की त्रिज्या कितनी पहुंच जाए? 10 सेंटीमीटर, तब उस समय क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से बढ़ेगा वो पूछा जा रहा है। सवाल क्लियर हो गया? एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ देखो, एक हम तो जी मान रहे हैं शांत झील में जब हमने पत्थर फेंका तब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई थी? 10 सेंटीमीटर, चाहे जो बोलो 4 1 5 बोल रहा है। और इसके त्रिज्या में परिवर्तन कितना है? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा जा रहा है कि r बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा? सीधा सीधा एरिया का फॉर्मूला लगा दो, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाले शब्द लिखे आना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लिखे आना, और हिंदी मीडियम वाले अगर इंग्लिश भी लिखे आते हैं तो चल जाते, ठीक है। पाई 2 r का मान कितना है? 10, dr/dt कितनी है? 4, तो 4 दूनी 8 80 पाई इकाई बोलो पर सेकंड। बस ये आंसर सफिशिएंट है 2 नंबर के लायक, ठीक है। तो अब क्लास के अनुप्रयोग में पहली एक्सरसाइज तुम्हारी 6.1 में से इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा ऊट पटांग नहीं आएगा। और इसमें 1 सेकंड में कितनी हवा भरी जा रही है? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर अपन हवा भरेंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी,
तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें त्रिज्या में परिवर्तन कितना होगा, r बराबर 15 सेंटीमीटर पर। ठीक है। अब गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या लिख दोगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। इसको डिफरेंशिएट कर दो, dv dt 4/3 पाई r क्यूब का 3r स्क्वायर dr dt। ठीक है, 3 से 3 काट दो, ये रख दो 900 इधर, 4 पाई r का मान कितना है 15 का वर्ग माने 15 गुणा 15 लिख दो dr dt। ठीक है। अब हम dr dt हल करेंगे तो 9 से और इधर लिया 4 पाई 15 और dr/dt यहाँ रह जाएगा। ठीक है, 15 से काट दो, 15 36 90 60, 15 कम 15 15 चौक 60, 4 से 4 काट दो। हाँ पाई काट, मैं सोच रहा पाई बचेगी वो पाई काट, चलो कोई दिक्कत नहीं, 4 से 4 काट दो तो आंसर क्या बचा, dr/dt बराबर 1/पाई। इकाई बोलो सेंटीमीटर पर सेकंड। बस बहुत है, पाई वगैरह का कोई मान नहीं रखते होना, पूरी प्रश्नावली। ठीक है, बस। अब इसके सवाल, इंपोर्टेंट सवाल मैंने वैसे बोल दिए, देखो 3 से लेके 15 बस इतना रिवीजन कर लेना। ठीक है, क्योंकि अब बात 100 मार्किंग वाली है। और इसके वस्तुनिष्ठ 12 और 17 18 एक 100% आएगा, एक 100% आएगा। और वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जैसे एक तो तुम्हें पूछा जा सकता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, हिंदी मीडियम वाले बोलना माने m1 बराबर dy x1 बाई। ठीक है, मैं एक सवाल लूंगा, एक सवाल में चारों चीजें निकालते। ठीक है। नंबर 2 स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसकी हिंदी बोलो अविलंब की प्रवणता। अविलंब रेखा की प्रवणता कितनी होती है, इसका उल्टा निशान। अगर अपन चित्र बनाएं तो ये है स्पर्श रेखा और ये इसका नॉर्मल और ये है अपना कॉमन पॉइंट। ठीक है, ये क्या है स्पर्श रेखा, ये क्या है अविलंब। ठीक है। नंबर 3 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एट पॉइंट x1 y1 y माइनस y1 m1 x माइनस x। ठीक है। चौथा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अविलंब का समीकरण y माइनस y1 और ले लगे m2 x माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार रिवीजन हो गया तुम्हारा इसका, तो इसमें तो गलती होने की संभावना वैसे होनी नहीं चाहिए, कैलकुलेशन गलत मत करे होना। अब कलम सही करे आओगे तो उत्तर बिल्कुल सही निकलेगा। देखो कैसे आएगा सवाल, 6.2 तो हट गई, हालांकि ज्यादा कठिन वो भी नहीं थी। देखो उधर बात है नहीं, उदाहरण 14 ऐसे आएगा सवाल, x बराबर 2 पर फलन लिखा हो, वक्र लिखा हो, अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ, कर्व। y इक्वल टू x क्यूब माइनस x
इस पे पूछा है स्पर्श रेखा की प्रवणता, माने स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है। सीधा सीधा इसको डिफरेंशिएट करो, dy dx 3x² माइनस 1। अब यहाँ पे लिखेंगे, चलो हिंदी में लिखते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता। और इसमें कोई गलती करे आया तो टांग तोड़ने के लिए पत्थर वो रख लिया मैंने, डंडा। ऐसे सवालों को भी अगर तुमने तो इसके बाद और पेपर है क्या तुम्हारा? ना सर, बस यही लग रहा है। ठीक है, नहीं लगेगी। कितना आ जाएगा? 12 11 आया। बस ये उत्तर आ गया। ऐसा इनकी इकाई मत लेके आना, प्रवणता की इकाई नहीं लिखनी, ठीक है? और सुनो, इसमें बता देता हूं मैं, जब सुनो, अगर मान लो अगर तुम्हें पूछा जाए अविलंब रेखा की प्रवणता, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो इतना तो करना ही करना है, लास्ट में लिखे आना स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 इक्वल टू -1/11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के आ सकते हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल के आ सकते हो। बस एक ही शर्त है कि अब कलर में गलती मत कराना। डिफरेंशिएशन तो भैया सब तरीके से तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से सिखा दिया, ठीक है? हाँ, अब एक सवाल लेते हैं, इक्वेशन टू एक्स एक्सिस। हाँ, अब सुन, ध्यान से सुन लो जो मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले जो दिया है वो दीर्घवृत्त है, इकाई 8 में आएगा, इलिप्स है ना। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा ना। ये पॉइंट है 3 2,0, ये है -2 0, ये है 25 माने 0,5 और ये 0 -5। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट तो निकाल लिए, तुम्हें निकालने पड़ेंगे माने सबसे पहले टेंजेंट का, नॉर्मल का, कोई सा भी क्वेश्चन हो तो अवकलन तो तुम्हें करना है, ऑन डिफरेंशिएट करिए पहले। और इसमें बिंदु निकालना पड़ेगा। जिस सवाल में बिंदु पॉइंट दे देते हैं वो बिल्कुल सिंपल हो जाता है, इसमें पॉइंट निकालना पड़ेगा। पॉइंट कैसे निकालते हैं वो तरीका सीखो, ठीक है? पहले डिफरेंशिएट करो, 2x/4 y स्क्वायर का 2y dy dx और बटे में 25, एक का अवकलन सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहां से इसको उधर ले जाओ, 2y 25 dy dx इधर रखा, -2xy4 यहाँ लिखा। ये 2 से तो 2 कट जाएगा, है ना। dy dx कितना आ गया? -25/4 ये आ गया ना, है -25 और y भी ये हो रहा है x/y, है ना। इसको इक्वेशन बन दीजिए। अब यहां ध्यान से सुनेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 यहां पर 0 है। जब भी पॉइंट निकालेंगे तो तुम्हें स्लोप ऑफ टेंजेंट तो दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो सवाल में से छांटना पड़ेगा, क्योंकि जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप क्या होगा? 0। और वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो m2 = 0। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको 0 ले लेता हूं, -25/4 यहाँ x1/y। तो ये तो x1 का मान 0 आ जाएगा कि नहीं? 4y1 0 में आएगा, 25 0 हो नहीं सकता, तो x1 बराबर क्या निकलेगा? 0। x1 का मान इसमें 0 रख दो तो y कितना आएगा? समीकरण एक इसको मान लो दिक्कत आ रही है तो, ठीक है भाई, y1 का मान हमेशा फलन से ही निकलेगा,
जो कर्व दिया है उससे निकलेगा। कितना निकलेगा बोलो? y1 बराबर प्लस माइनस 5 आ जाएगा। x की जगह 0 रखोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो y वर्ग बराबर 25 माने y बराबर प्लस माइनस 5। और वैसे भी तुम्हें पॉइंट पता चल गया 0 5 और 0 माइनस 5 है ना। पॉइंट पता चल गया। पॉइंट पता चल गया तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे बताओ? जल्दी बोलो। देखो अभी तक हमने पॉइंट निकाला, पॉइंट नहीं दिया होगा तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तुम्हें बिंदु पता चल गया तो कैसे निकालोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? जल्दी बोलो। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हाँ y माइनस y1 m1 तो y माइनस y1 कितना है 5। चलो ऐसा करो प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5 कर दो। m1 का मान क्या है 0 तो इधर का तो पूरा इसका 0 हो जाएगा। x1 की जगह 0 रखो तो ये आ गया y हाँ इधर लागोगे तो प्लस माइनस सवाल है ना। टाइप 1 में कैसा सवाल होगा? तुम्हें फलन दिया जाएगा e की या tan इनवर्स, ठीक है, और पूछा जाएगा कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, ठीक है। तो इसका अवकलन कर दो f डैश x कितना 1/। और अगर दोबारा कर सको तो और भी ठीक है। वैसे दोबारा तुम्हें एक ट्रिक बता दें। ऊपर अगर 1 है नीचे कोई भी फंक्शन है तो 1/x बन गया। 1/x का अवकलन क्या होता है? माइनस के 1/, तो इसको तुम माइनस के 1/1 प्लस x² का होल स्क्वायर क्यों। अब नीचे वाले फलन का अवकलन और कर दो कितना 1 का कितना x² का 2x। तो जब अवकलन हो गया इसका मतलब ये हो गया आंसर 2x/1 प्लस x² का ये। अब क्या करते हैं सुनो ध्यान से सुनना। जब भी अपन फलन का उच्चिष्ट निम्निष्ट मान निकालेंगे तो f डैश x को 0 करके परिवर्तन बिंदु निकालते हैं टर्निंग पॉइंट। क्योंकि तो सुनो कोई भी फंक्शन हो अधिकतम न्यूनतम मान कहाँ पे होगा? टर्निंग पॉइंट पर। तो यहाँ लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट, हिंदी में बोलो परिवर्तन बिंदु के लिए f डैश x इक्वल टू 0। तो f डैश x कितना है? अब एक प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे 1/1 प्लस x² को अपन हल करेंगे तो x का मान नहीं निकलेगा। x का कोई मान नहीं निकलेगा, परिवर्तन बिंदु नहीं होगा, टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, तो क्या लिखे होगे? नाइदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम। यहाँ लिखेंगे f(x) हैज नाइदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे? अतः फलन का ना तो उच्चिष्ट मान होगा ना निम्निष्ट मान होगा। ऐसा कब होगा? जब तुम्हें कोई परिवर्तन बिंदु नहीं मिलेगा। ओके, करे आओगे ऐसे सवाल? सेकंड टाइप का सवाल, चलो मैं सवाल ही लिख देता और बस ये आ गया। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनो, दो बार अवकलन कर दो, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, पुनः f डबल डैश x माइनस साइन x माइनस कॉस x। अब लिखेंगे परिवर्तन बिंदुओं के लिए हाँ f डैश x इक्वल टू कितना 0, cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0, क्यों tan x इक्वल टू 1 हो जाएगा। हाँ सर, हैं? तो x इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा 5/4 और x इक्वल टू 5 π/4, ठीक है। tan का मान
धनात्मक कौन कौन से चतुर्थांश में होता है? प्रथम में और तीसरे में। तीसरे में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई बाई 4 में पाई जोड़ देंगे तो पाई प्लस पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे f डबल डैश x में ये मान चेक करेंगे। x इक्वल टू पाई बाई 4 रखो तथा f डबल डैश x में x की जगह 5 पाई बाई 4 रखो। अब सुनो, अब ध्यान से समझना है, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं क्योंकि अब बहुत टाइम लग गया। f डबल डैश x में अगर मैं x की जगह पाई बाई 4 रखूंगा, ये माइनस का देगा कि नहीं? समीकरण 3 है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ जाती है सीबीएस वालों को। मैं बढ़ा देता हूँ कि ये माइनस इसमें रखेंगे तो माइनस का देगा और ये वाला रखेंगे तो ये पॉजिटिव देगा। अब तुम्हें ये माइनस का देगा कि नहीं भाई? जे ऋण का दोनों ऋण की तो ऋणात्मक उत्तर देगा पाई बाई 4 पर। ठीक है। और 5 पाई बाई 4 माने तीसरे चतुर्थांश में, सुनो तीसरे चतुर्थांश में जी क्या देगा? माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस। ये भी क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। और जरा सा फास्ट करती प्रॉब्लम खड़ी होने लग जाती है, इसलिए मैं फास्ट नहीं कर पाता है इसमें, तो ठीक है उतना ही चलना पड़ता है। अब सुनो, जब ये ऋणात्मक देगा, f डबल डैश x ऋणात्मक देगा तो क्या देगा? ये मैक्सिमम, मतलब कुल मिला के मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाई 4। ओके। धनात्मक देगा तो क्या देगा? मिनिमम एट x इक्वल टू, हाँ अब सुन लो, मैक्सिमम मिनिमम कहां से देगा? ये समीकरण इसी का मान निकाला है ना फलन का। तो इसमें पाई बाई 4 रखना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह एक्स की जगह पाई बाई 4 कितना देगा? 1/√2 लिख दूं तो ये देगा मैक्सिमम वैल्यू √2 और ये देगा मिनिमम वैल्यू माइनस। ठीक है, निकाल। सेकंड टाइप के क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी कम है। अब जो थर्ड टाइप का बता रहा हूं कि फलन दिया जाएगा, अंतराल दिया जाएगा, उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा वो है। मैंने fx बराबर 2x³ माइनस 24x प्लस 107, ठीक है। और अंतराल है 1-3, दो अंतराल है लेकिन 1-3 वाला करवा रहे। अब सुनो, अब ध्यान से सुन लो, जब अंतराल दिया हो तो 2 बार डिफरेंशिएट, मतलब 2 बार अवकलन नहीं करना, करे आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम तो याद कर लो। उचित निर्णय का सवाल हो 2 बार अवकलन तक करे आओ। किसका अवकलन बोलो? हाँ, f डबल डैश x तीसरा, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ लिखेंगे परिवर्तन बिंदु तो निकालना ही पड़ेगा। टर्निंग पॉइंट्स f डैश x इक्वल टू 0, 6x² माइनस 24 इक्वल टू 0, 6x² इक्वल टू कितना? 24, तो x² बराबर कितना? 6×24, तो x बराबर प्लस माइनस 2, ठीक है। क्यों? ठीक है। अब अपन को यहाँ चेक नहीं करना, ये तीनों मान, 3 मान कौन कौन से हो गए? 1, 2 और ये 3, ये तो इसमें आएगा नहीं। x बराबर -2 नहीं आएगा ना अंतराल 1-3 में, नहीं आएगा ना। तो ये वाले मान रखेंगे पहले तो f1, फिर f2 और f3, ठीक है। अब सुनो, 1 2 3 काय में रखना है? fx, तो x की जगह 1 रखना, कितना उत्तर दे रहा है जल्दी बोलो? 107, 109, 109 में से 24 हटा दो, कितने बचे रवि? जल्दी फटाफट ने आंसर। 82, 85, अरे यार सर 85 कैसी कॉमर्स के आदमी तुम लोग जो। हाँ चलो, अब दो 109 में से 24 घटाए तो 9 में से 4 गए 5, 10 में से 3 गया, नहीं 10 में से 2 गए 8, 85
सही। हाँ, अब इसमें 2 रखो, इसमें 8 दूनी 16, 24 दूनी 48, 160 कितने हुए? 7 और 6 13 है, और 7 और 6 13 123 है। 48 घटा दो, 123 में से 48 घटाओ, 123 में से 48 हाँ 13 में से 8 गए तो कितनी बची? 5 प्लस के 75 हाँ, अब 3 रखो जल्दी, निकालो मान। इसमें x की जगह 27 27 दूनी 54 3 9 27 दूनी 54 और 24 दिया 72 और 1 हाँ जोड़ो जल्दी। तो 7 और 4 11 और 5 1 6 161 161 में से 72 घटा दो, 11 में से 89 तो सुनो, इन तीनों में ही तुलना कर लेंगे। मैक्सिमम कितना है इसमें? 89 ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम। ऐसा करके टोटल वेटेज कितना है इसका? 8 तो 1 नंबर के सर 2 और 2 नंबर के 2, 8 और 4 12। अब सुन लो, इसमें सुन लो पहले, तुम्हारी मैचिंग आईडी 6 नंबर की है, ठीक है? और मैचिंग का कुछ ऐसा मैं स्वरूप बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ये x² माइनस a² dx। अब इसका सुनो, मान लो क्यों, ठीक है? अब मान लो यहाँ दे दिया उन्होंने 10x का इंटीग्रेशन, बताओ log 10x log sec x या माइनस में log cos x लिख सकते हैं, प्लस c, ठीक है? तो इस तरह से फॉर्मूले याद हो जाएंगे, फॉर्मूले याद होंगे तो मैचिंग होगी, और नहीं तो उठपटांग मत लगाया ना, ठीक है? क्यों रवि, सूत्र को याद करोगे समाकलन के? 2 में ऐसा सवाल आएगा 1 से 2 तक, करे आओगे इसका उत्तर कैसे? x की घात 3 बटे और 1 से लेके 2, फिर इसमें लिमिट रख देना, 2 की घात 3 1 बटे 3 तो बाहर कर दो, और 1 की घात 3, कितना आ जाएगा उत्तर? 7 बटे 3 है ना? या -1 से 1, क्यों? इसका आंसर जल्दी बोलो, 0। ये तुम्हारा विषम फलन है, प्रगुण से भी आ सकता है, ठीक है? -1 से 1, माइनस ए से लिमिट हो, और x की जगह -x रखें तो -x बाहर आ रहा है, माइनस। विषम फलन किसको बोलते हैं? जब ये -s है, ठीक है? अब जैसे मान लो इसकी जगह x की घात 3 हो तो भी इसका आंसर 0, x की घात 15 हो तो भी 0। हमारे विषम फलन है तो आंसर, तो एक एक नंबर के सवाल तो बिल्कुल सिंपल आएंगे, ठीक है? कंडीशन यही है, समाकलन में सूत्र याद होना कंपलसरी है। और अब मैं इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, 2-2 नंबर के सवाल जो मैंने टेस्ट पेपर में कलेक्शन किया है ना, यूट्यूब पे भी डले हैं, पीडीएफ फाइल भी वहां है, किसी की खो गई हो तो उसमें से निकाल सकता है। तो पीडीएफ फाइल में से 2-2 नंबर के जो कलेक्शन किया है पेपर में, उसी में से आएगा,
तो फालतू टिक फिर दोबारा लगवाए तो कोई फायदा नहीं। लगवा दिए और वैसे लगवा भी दिए, तो समाकलन में तो मुझे नहीं है दिक्कत के, किसी को 2-2 नंबर वाले सवाल में भी दिक्कत हो। देखो 2 नंबर का सवाल, अब जैसे मान लो ये सवाल दे दिया उन्होंने sin x अपॉन cos स्क्वायर x, भगवान करे जी आ जाए, तो जब कैसे करेंगे सर अलग अलग लिखिए इसको हम करेंगे 1 अपॉन cos x अलग लिख दो, sin x अपॉन cos x ऐसे ये बन जाएगा sec x बन जाएगा और sec x tan x का नंबर ठीक है। तो बोलो इससे सरल सवाल और क्या बनाएंगे, हो नहीं सकता हैं? अब सुनो, मान लो उन्होंने ऐसे दे दिया कि 1 अपॉन cos स्क्वायर x का समाकलन, ऐसे इस लेवल के आएंगे 2 नंबर की, तो इसको अपन लिख देंगे sec स्क्वायर x dx और sec स्क्वायर x का समाकलन कितना ऐसे आगे फिर तो सर ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx किसको टी मानेंगे x इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हाँ, इसको अपन करेंगे इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स खंडज समाकलन विधि से, ठीक है। हाँ या तो तुम्हें बात कर लो या मैं पढ़ा लूं, हैं? हरी पंचायत चालू कर देती। ये फर्स्ट सबको पता है आई लेट का नियम, फर्स्ट और सेकंड किसको मानते हैं, प्रलवित आई, ठीक है, हिंदी में ठीक है। इसमें जो बीज गणिती है, जो त्रिकोण देती है, तो बीज गणित पहले आ रहा है, त्रिकोण की बाद में आ रहा है, इसलिए प्रथम इसको मानेंगे, द्वितीय इसको मानेंगे। कैसे लगाएंगे सूत्र, पहला जैसा का जैसा है, दूसरे का समाकलन तो माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का फिर समाकलन और प्लस सी। एक बार फिर सुन, तुम्हें आता है सूत्र, पहला जैसा का जैसा, यहाँ पहले का अवकलन, यहाँ दूसरे का हाँ इसका समाकलन cos x। अब सुनो, पहला जैसा का जैसा, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स cos x, माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं, तो ये आंसर कितना आ गया, cos का समाकलन sin x और प्लस, तो जी भी ज्यादा कर लेना। और पूछो ध्रुव कौन सा है, हाँ बोलिए से ये तो मेरा डाउट का क्षेत्रफल। अब मेरे को जो बता दो ये सवाल किसको नहीं आता, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, जल्दी बोलो तो फिर मैं आगे चलूं, नहीं करवाए, सबको आता है, ओके। नंबर 2 दीर्घवृत्त इलिप्स, फिर भी एक आध सवाल तो मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो। इलिप्स, इसका तो चित्र ऐसा बनेगा, इलिप्स का क्या बनेगा, ये अंडाकार बन जाएगा, है ना। दोनों में समाकलन का सूत्र एक ही लगता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। नंबर 3 परवलय वाई स्क्वायर 4x तथा नाविलम, हाँ एक मिनट सुनो मैं बताता हूँ, ये कौन सा परवलय है,
राइट हैंडेड, वाई स्क्वायर हो तो राइट हैंडेड, एक्स स्क्वायर हो तो अप ऊपर मुखी। हो गया, ऊपर की तरफ। अब सुनो, इसका जो फोकस होता है वो 1,0 होता है और इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में नाभिलंब। ठीक है। अब एक चीज और बता दे तुम्हें, सुन लो। अब जो मैं बोल रहा हूँ सही कर लो, नहीं तो टीचर तक गलत कर रहे हैं ये चीज। अब ध्यान से सुन लो। इसमें क्षेत्रफल आ गया वाई स्क्वायर 4x और लेटस है। अब ध्यान से समझना, उन्होंने बस ठीक बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर 4x एंड लेटस रेक्टम। नाभिलंब और मतलब परवलय तथा नाभिलंब से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है। अब सुनो, इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे x बराबर x1 से लेके x बराबर x2 बाई dx से सूत्र लगाएंगे, है ना। अब इसमें 2 का गुणा और करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा क्षेत्रफल केवल इतना निकलेगा। तो लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से a, 0 से a, और y का मान कितना निकलेगा? √4x, और ये 2 का गुणा और करना पड़ेगा। अब सुन लो, 2 का गुणा कब नहीं करते वो सुन लो पहले। जैसे वृत्त में क्या करना पड़ेगा? 4 का गुणा, है ना। इसमें भी 4 का गुणा चलेगा। प्रथम चतुर्थांश के क्षेत्रफल, जी केवल प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल कर देगा। 2 का गुणा कब नहीं करते वो समझ लो परवलय वाले सवाल में। जब उन्होंने जे लिख दिया हो, भैया या तो सूत्र लगा देना 1 + cos 2x/2। मैंने एक बार फिर सुन लो, बताया था शुरू में, cos स्क्वायर x लिखा हो तो 1 + cos 2x/2 लगाना है। sin स्क्वायर x अकेला दिया हो तो 1 - cos 2x/2 लिखना है। और tan स्क्वायर x लिखा हो तो sec स्क्वायर x -1 लिखना है, हैं? तो इसमें तो अपन प्रगुण भी लगा सकते हैं। प्रगुण 4 ये वाला 0 से a fx dx दिया हो तो 0 से a ऐसे लिख सकते हैं। cos स्क्वायर π/2 माइनस x। एक मिनट ध्यान से सुन लो, अगर लिमिट 0 से 90 की हो ना 90, तो प्रगुण 4 के बारे में सोच लेना, तो प्रगुण 4 से हो सकता है क्या। ठीक है जी। कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर x हो जाएगा। एक बार फिर सुन लो, इन दोनों लिमिट का योग या तो 90 हो रहा हो या लिमिट 0 से π/2 हो, तो प्रगुण 4 लगाने की कोशिश करना अगर कोई तरीका ना बन रहा हो। अब जैसे अपन दोनों को जोड़ दें, जोड़ने पर क्या मिलेगा बोलो? 0 से π/2 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो जोड़ देंगे तो जी हो जाएगा। जी कितना हो गया? 1 है, 1 का समाकलन x और ये π/2 - 0, तो 2i बराबर π/2। i बराबर कितना? क्योंकि मेरे को ये सवाल लेके मैंने ये करवा रहे, क्या पता। ठीक है। हाँ, इंपोर्टेंट कितने? 1 to 5। अब सुन लो कैसे। अब मैं एक सवाल करवा रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 1। 4 तो वो वेरी इंपोर्टेंट लगवा दीजिए। इसके अलावा ये दिया है वक्र वाई स्क्वायर बराबर x और इसकी कोटियां दी हैं, कोटियां अंग्रेजी में ऑर्डिनेट। x बराबर 1 और x बराबर 4। फिर लिख दिया है x अक्ष। क्या लिख दिया है? तो x अक्ष का मतलब केवल प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो, सबसे पहले इसका बनाइए ग्राफ। ठीक है।
इसमें से एक और 4 नंबर का है ना, हाँ। 4 नंबर लाएंगे जी सोल्व। हाँ ये कौन सा परवल है? सीधे याद करो। अरे बोल कुछ भी दो, लिख के नहीं आना, चित्र बना के आना, ठीक है। y वर्ग बराबर x है, राइट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है। कोटियां x बराबर 1 और x बराबर 4, ठीक है। क्षेत्रफल केवल इतने भाग का निकालना है। x सच लिखा है तो केवल प्रथम चतुर्थांश है ना। अब अपन यहाँ लगाएंगे क्षेत्रफल के लिए, यहाँ लिखेंगे 4 एरिया। हाँ तो एरिया का फॉर्मूला बोलो, बाई डी है ना। तो क्षेत्रफल नाम और कर दो तो और भी डिटेल, हाँ क्षेत्रफल ए बी सी डी ई का है ना। तो लिमिट कितनी, 1 से लेके 4 और बाई डी एक्स, बाई का मान बोलो √x, ठीक है। √x का समाकलन बोलो x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 और 1 से लेके 4 कर आओगे जब पूरा, जब पूरा कर दें हैं, चलो पूरा कर दें। ये कितना हो जाएगा, नीचे 3/2 माने 2/3 है ना। लिमिट 1 से 4, 4 की घात 3/2 माइनस 1 की घात 3/2, 4 की घात 3/2, जल्दी बोलो कितना आएगा, 8 माइनस 1 लिख दें। पहले बताया ना 4 वर्गमूल 4, 1 वर्गमूल 1 ये होता है 3/2 का। तो 4 वर्गमूल 4 माने क्या हो गया, 8 हो गया, और ये हो गया कितना 14/3 वर्ग इकाई, ये क्षेत्रफल हो गया। 4 नंबर लाइन, ठीक है। और पहले तीसरा, हाँ वक्र x वर्ग बराबर 4y, कोटियां हैं y बराबर 2 और y बराबर 4, YH है ना। YH लग गया हमारे एक ही चतुर्थांश का एरिया। हाँ इसका ग्राफ ये, ठीक है। x वर्ग बराबर 4y अपवर्ड पैराबोला, इसकी कोटियां y बराबर 2 y बराबर 4 और केवल ये, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है भाई। हाँ अब लिखेंगे क्षेत्रफल। आवश्यक सूत्र y बराबर y1 y बराबर y2 x dy लगेगा। तो अभी कोटियां काय की है, कोऑर्डिनेट y की। लिमिट बोलो 2 से लेके 4, x का मान बोलो हाँ तो ये 2 बाहर निकाल दो, √y का समाकलन हमारा बोला कितना 2/3 और y की घात 3/, लिमिट 0 से 4, तो 4/3 हो गया है ना। 4 की घात 3/2 और माइनस 0 की घात, ठीक कितना हो जाएगा 32/3। हाँ एक मिनट, लिमिट 2 से 4 है ना, तो लिमिट 2 से 4 है तो ये 2 की घात 3 आए। हाँ तो सुनो 4/3 जी तो ये 8 हो जाएगा है ना, और ये हो जाएगा 2√2, 4 का गुणा
4/3 का गुणा कर दो, 8 चौक 32 और 4 दूनी 8√2। आंसर देखना कितना है, वर्ग इकाई। सर ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 3। यहाँ पर सीधी सी बात है कि ए बड़ा है बी से, है ना। तो इसका जो ग्राफ है वो बनेगा कैसा, अंडाकार। और 1 मिनट ध्यान से सुनो, ए ग्रेटर देन बी है तो ये ऑर्डिनरी इलिप्स बनेगा, साधारण दीर्घवृत्त। और अगर ए छोटा हो बी से तो इन्वर्टेड इलिप्स हो जाएगा। ये ऐसे घुमा देना, तो जी कब घूमेगा एक बार फिर बताओ, बी बड़ा होता बता ए इज लेस देन बी हो। जी कब बनाना है, ये ध्यान रखोगे ना। ग्राफ के आधे नंबर होते हैं, लेकिन ग्राफ के आधे नंबर कब, जब भी मिलेंगे, जैसे 4 नंबर का है तो ये मत सोचना कि ग्राफ बनाया तो 2 नंबर मिल जाए। हाँ, जैसे मान लो तुम बारात ले जाओ, अब बारात का स्वागत कब होगा, जब दूल्हा भी संग में होगा। और जब बारात पहुंच जाए दूल्हा नहीं आया तो मैं डंडे और पड़ जाएंगे, दूल्हा नहीं आया तो भाई हम शादी करेंगे। तो सुनो, इसमें क्षेत्रफल और आवश्यक सूत्र, रिक्वायर्ड फॉर्मूला क्या लगेगा, जी लगेगा। लिमिट कितनी है, x इक्वल, हाँ x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a होता है। तो a कितना है यहाँ, 4 है ना, ठीक है। इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। सुनो, सवाल उन्होंने ये लिखा है कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालो, माने पूरे दीर्घवृत्त का निकालना है। तो जिस सूत्र का आएगा देगा केवल प्रथम चतुर्थांश का, क्योंकि अपन कोटि ले रहे हैं 0 से लेके 4 तक, है ना। तो ये 0 से लेके 4 और y का मान यहाँ से कितना निकलेगा, बोलो जल्दी बोलो। अरे b/a निकलता है, b/a देखो जी निकलता है, b/a √a² माइनस b कितना है, जल्दी बोलो। 3/4। हाँ b है 3/4 और 0/16 और 4 का स्क्वायर माइनस। एक चीज और बता दें, सुन लो, मान लो ये सवाल आ गया, उत्तर तुम पहले ही बता सकते हो। उत्तर कैसे निकलेगा, पाई ए बी। ए कितना है, 4, बी कितना है, 4 12 पाई, 12 पाई वर्ग यूनिट इसका आंसर निकलेगा फाइनल। पहले ही पता चल गया तुम्हें आंसर का, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 4 से 4 काट दें। सूत्र बोलो इसका, x √a² माइनस x² a² साइन इनवर्स x/a लिमिट 0 से 4। हाँ x ये आ गया 16 माइनस x² 16 साइन इनवर्स x/4। पहले x की जगह क्या रखना है, 4 है, 4 16 और 0 रखेंगे, माइनस लगाएंगे तो 0 ही हो जाएगा सब, है ना। ये भी 0 हो गया, ये देखा बस 3/2 16 पाई/2। क्यों, उत्तर कितना आ गया, जल्दी बोलो। 2 3 4 4 चौक 16 4 3 12 पाई वर्ग, ठीक है। ओके, कल 4 बजे, कल ऐसा करो।